गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल साइंस पढ़ा था, उसमें चैप्टर 12 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसमें सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सेकंड जो टॉपिक हमने पढ़ा था द नीड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या नीड थी कॉन्स्टिट्यूशन की और किस कॉन्सेप्ट से बनाया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए थे। वेयर इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कहां से लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया था। तो वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज वर टेकन फॉर ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो थर्ड है टॉपिक पढ़ा था हमने, वो था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन पता है कब फॉर्म हुई थी, पार्टीशन से पहले कितने मेंबर्स थे, पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स रह गए थे, कौन कौन से ऐसे मेंबर्स थे, उनके बारे में पढ़ा था। पर साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि तो सेंट्रल प्रोविंसेस या फिर सेंट्रल रीजन से कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंट किया था। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन इजी टास्क, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना यहाँ पर इजी नहीं था, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये सब अलग, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी ड्राफ्टिंग का काम था उसके लिए कितनी कमिटीज बनाए गए, 10 सब कमिटीज बनाए गए। Whereas 8 सब कमिटीज वर रिलेटेड टू मैटर ऑफ फैक्ट्स, जो मैटर ऑफ फैक्ट्स के लिए 8 अलग अलग सब कमिटीज बनाई गई। इंपॉर्टेंट सब कमिटीज वर रूल्स, बिजनेस एंड ड्राफ्टिंग कमिटी। अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट सब कमिटीज थी जिनका काम किस पर ध्यान देना था, रूल्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। स्टीयरिंग कमेटी, कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यूनियन पावर कमेटी, माइनॉरिटी राइट्स, ये सब कमेटी के और भी जो जिन पर ये लोग इन सब चीजों पर भी ध्यान देते थे। कौन कौन सी चीजों पे, स्टीयरिंग कमेटी, कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यूनियन पावर की कमेटी, माइनॉरिटीज के राइट्स, इनके बारे में भी, इनको भी ड्राफ्ट करने के बारे में, इनके बारे में भी, रूल्स बनाने के लिए भी सब कमेटी का काम था। द फाइनल गिव द फाइनल शेप टू द रिपोर्ट्स एंड सजेशन ऑफ अबव कमिटी। ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज फॉर्म। अभी जो हमने ऊपर डिस्कस करा इन सब चीजों पर को फाइनल शेप देना, इसमें सजेशंस देना, अपने सजेशंस देना, इस सब को हेड कौन कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अदर मेंबर्स ना, भीमराव अंबेडकर के अलावा और कौन सा जन में मेंबर्स थे वो हम पढ़ते हैं। एन गोपाल स्वामी अय्यर, आलदी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदउल्ला, के मुंशी, बी.एल. मित्रा एंड डॉक्टर खेतान। हालांकि बी.एल. मित्रा एंड डी.बी. खेतान को किसने रिप्लेस किया था, एन. माधव राव एंड टी.डी. कृष्णमाचार्य। The draft of constitution was submitted to the president of the Constituent Assembly on 21st of February 1948. On 21st of February 1948 जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने प्रेसिडेंट के सामने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया था। उसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट को जब ड्राफ्टिंग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जब सौंप दिया था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर और फर्दर डिस्कशंस हुए कि हम ये नहीं कर सकते, या फिर जो अदर लीडर्स थे उन्होंने सजेशन दिए कि नहीं यहाँ पे स्टेट में ये ऐसी मान्यता है, यहाँ पर ये लॉ या ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भीमराव अंबेडकर की टीम ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसके ऊपर यहाँ पर सजेशंस लिए गए, आर्ग्यूमेंट्स हुए और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसीजर स्टार्ट हुई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रियम्बल, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन incorporated the objectives of the constitution, so also
वैल्यूज एंड आइडियल्स। जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, साथ ही साथ उन्होंने अपने वैल्यूज और आइडियल्स भी उसमें डाले और इसी चीज से जो कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस या स्पिरिट दिखती कि किस लिहाज से ये क्या सोचकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। इट इज द रिजॉल्व एंड फीलिंग्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहीं ना कहीं जब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो उसमें आप ये पढ़ोगे कि उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स के साथ साथ उन्होंने सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया, अपने वैल्यूज अपने आइडियल्स वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। ओके, in the very beginning of the preamble it has been indicated that the constitution has been framed as per the wishes of the people। जब इससे जैसे हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो सबसे बिगिनिंग में ये इंडिकेट किया गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसके विजन पर बना है, एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। जैसे लोगों की इच्छा, जैसे हिंदुस्तान की जनता की इच्छा थी वैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और जो अल्टीमेट पावर है वो कहाँ किसके अंदर है, पीपल्स के अंदर है। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम अपने लीडर्स को हम खुद इलेक्ट करते हैं, तो अल्टीमेट पावर किसके पास हुई, हम पीपल्स के पास। हम हमारे जितनी बड़ी पावर है कि हम अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। ओके, It has been stated that India shall be sovereign democratic republic। sovereign मतलब किसी भी अदर कंट्री के अंडर में नहीं होना, मतलब किसी भी अंडर कोई भी दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अब रूल नहीं करेगी। एज वेल एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब कि यहाँ की इस देश की जनता जैसा चाहेगी हमें वैसा ही, जो लीडर्स हैं उनको वैसा ही करना पड़ेगा। ओके, Constitutional amendment in एक मिनट, as per the 42nd constitutional amendment in 1976 India was declared a socialist secular state। अब इससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो 42nd constitutional amendment के ऊपर, तब वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि constitutional amendment का मतलब the change that is brought in our constitution is known as constitutional amendment। तो उस amendment में हमने 1976 में अपना को एज ए सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट भी डिक्लेयर किया था। सेक्युलर स्टेट मीन्स कोई भी रिलीजन से हमारे यहाँ, मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते हो, वो अपने रिलीजन के ऊपर प्रचार करना चाहे, उसको फॉलो करना चाहे, कोई भी इंसान इस देश का उसको रोक नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट जो है जो इसमें कोडिंग है, प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन एंड नॉट ओनली ऑफ द स्टेट। इस देश की अखंडता बनी रहे, सिर्फ इसकी ड्यूटी सिर्फ यहाँ के गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि यहाँ के सिटीजन्स की भी है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, द स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला टॉपिक है उसमें रिटन एंड द लार्जेस्ट, इट इज रिजिड सो आल्सो फ्लेक्सिबल, sovereign state, socialist and secular, parliamentary form of government, federal form of government, independent and impartial judiciary, fundamental duties and rights, directive principles of the states and universal adult franchising and single citizenship। ये सारे हमारे कुछ फीचर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के। अब इनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे कि व्हाट आर दिस फीचर्स। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा फीचर है वो है रिटन एंड लार्जेस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, बिल्कुल रिटन यानी कि लिखित रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित फॉर्म में या रिटन फॉर्म में नहीं है। ओके, इट इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट हैज 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 395, और जिसको कि 12 शेड्यूल्स हैं जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 22 पार्ट्स में। अब अगर हम अदर कंट्रीज
से कंपेयर करें तो whereas there are 7 articles in American Constitution में only there are 7 articles, whereas in Canadian Constitution there are only 147 articles, and in Australian Constitution there is 128 articles. तो इससे ये साबित होता है कि इन बड़ी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कम है, whereas हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 395। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है। ओके, नेक्स्ट है इट इज रिजिड सो आल्सो फ्लेक्सिबल। A constitution is termed as rigid or flexible on the basis of the procedure adopted for its amendment। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड या फ्लेक्सिबल ये ऐसे बता सकते हैं कि जब भी हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर उसमें कोई चेंजेस लाना होता है तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है, कि वो प्रोसीजर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है या बहुत ज़्यादा उसमें कठिनाई आती है उस कॉन्स्टिट्यूशन को या उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। ओके, if the constitution can be adopted by a simple procedure followed for framing simple law, it is termed as flexible। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर हम अपनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ फ्लेक्सिबल constitution। but if a special procedure is needed for the amendment then is termed as rigid or inflexible। पर लेकिन उसी चीज अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कोई बहुत स्पेशल फीचर्स अगर हमें अडॉप्ट करना पड़े तो कैसा हो जाता है, वो किस टाइप कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, एज अ रिजिड और इनफ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 3 प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट इन इंडिया। अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया में 3 प्रोसीजर्स हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। Certain provisions can be amended by a simple majority। सबसे पहले अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स जो हमारे पार्लियामेंट्री हाउस में वहाँ पे मेजोरिटी है तो हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। Some provisions can be amended by a specific majority। अब उसमें कुछ जैसे प्रोविजन जैसे कुछ रूल्स है जिसको सिर्फ कोई स्पेसिफिक मेजोरिटी ही उसको चेंज कर सकती है। एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट वंस कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द स्पेसिफिक मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 50% नंबर ऑफ स्टेट्स। और कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो कि आप एक स्पेसिफिक मेजोरिटी के ऊपर आप उसको चेंज कर सकते हैं या आपके जो 50% ऑफ द स्टेट्स है वो हाँ बोल देते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो वहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं। सो एक तरीके से ये कैसा हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो फ्लेक्सिबल भी है एज वेल एज रिजिड भी है। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तरीके से होता है, एक तो या तो पूरी मेजोरिटी होनी चाहिए, दूसरी या तो कोई स्पेशल जो सम स्पेसिफिक मेंबर्स हैं या फिर जो स्पेसिफिक गवर्निंग बॉडीज है वो चेंज ला सकते हैं, या फिर 50% ऑफ द स्टेट जो हमारे हैं अगर वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो तो वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल देयर वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, थर्ड है सोवरेनिटी स्टेट। सोवरेन स्टेट the country will decide its own foreign and domestic policies। it is not under any foreign rule and it can have its own policies of behavior and इंटरनेशनल लेवल। इसका मतलब ये होता है कि कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसीज खुद डिसाइड करेगी, वो किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं है, किसी भी कंट्री के रूल लीडरशिप के अंडर में नहीं है, और वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अदर कंट्रीज के साथ कैसे बिहेव करना है या किस टाइप के उनको पॉलिटिकल रिलेशंस रखने हैं। ओके, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, कि हमारी जो कंट्री है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। बाय ए सोशलिस्ट स्टेट इज अ मीन दैट इंडियन इकोनॉमी शैल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडियन शैल बी फुलफिल्ड। सोशलिस्ट मतलब हमारी जो कंट्री है वो कहते हैं द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट टाइप मींस जो बेसिक नीड्स है हमारे इंडियन सिटीजंस की वो फुलफिल होना चाहिए। सोशलिज्म इज एज पर द इंडियन कंडीशन शैल बी अडॉप्टेड। जो भी हमें सामाजिक जो भी समाज के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है एज पर आवर जो इंडिया के वो है उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज बीन चैलेंज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस दैट द स्टेट shall pursue the interest of all religions will not have any particular religion as the state government। आप सेक्युलर यहाँ पे वर्ड जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट यहाँ
अपने यहाँ धर्म प्रचार जो होता है उसको सारे धर्मों का प्रचार करना, पर लेकिन उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। स्टेट अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का रिलीजन नहीं बता सकते। उसको सभी धर्मों को एक तरीके से देखना है, एज वेल एज सभी रिलीजन्स को एक तरीके से देखना है। उसका प्रचार अगर करना है वो भी एक तरीके से करना है, सभी को फॉलो करना, सभी जो रिलीजियस बिलीफ है ना, जो उनके त्यौहार आते हैं रिलीजियस बिलीफ उनको प्रोटेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं हो कि उसको नजरअंदाज करना है साफ, पर लेकिन वो किसी भी रिलीजन को किसी भी स्टेट का अपना खुद का एज ए रिलीजन नहीं हो सकता। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम इसके आगे के जो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।